आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई मोर्चों पर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की वजह से देश आज खतरे में है। उन्होंने कहा कि भारत का रणनीतिक लक्ष्य चीन और पाकिस्तान को अलग रखना होना चाहिए था, लेकिन आपने जो किया वो उन्हें एक साथ ले आया है और हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसे कम मत समझिए। ये भारत के लिए गंभीर खतरा है। चीन कुछ करेगा तो आप जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेला है और इसके अलावा उन्होंने पेगासस का मुद्दा भी उठाया। A centralizing vision, the vision of a king, the idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Now, Speaker Sir, what is happening as a result of this flawed vision? What is happening is that the instruments of the conversation between our states, the instruments of the conversation between our peoples, what we call the institutions of our country, are being attacked and captured by one idea. The conversation between our people is not taking place. Our institutions are under attack and we are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And, one second please, the single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. और इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सुनने को मिली। उसे राहुल गांधी की हताशा करार दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा क्योंकि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है इसलिए ये उनकी हताशा है। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। हम इतना ही कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और सरकार के तरफ से, वो चीन हो या पाकिस्तान हो, भारत अपने संरक्षण के लिए पूरा समर्थ है। इसमें कोई किसी के मन में शक रहने का जरूरत नहीं है। So Rahul Gandhi and his team, they keep praising Pakistan. They go to Pakistan and they talk in favor of Pakistan. Their Congress President of Punjab is a greatest friend of Pakistan Prime Minister. All the top Congress leaders keep going to Pakistan and they all praise Pakistan. Rahul Gandhi goes to Chinese embassy. He enjoys a personal private level meeting with the Chinese ambassador. We all know how and in what manner Rahul Gandhi day and night desires to destroy the image and heritage of India. इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक साथ 2-3 ट्वीट किए जिसमें से हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने इतिहास याद दिलाया राहुल गांधी को। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि सरकार के कारण पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए। कुछ ऐतिहासिक सबक इस प्रकार है। 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। चीन ने 1970 के दशक में पीओके के रास्ते से कराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया। आगे वो लिखते हैं कि 2013 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू हुआ तो अपने आप से पूछें क्या चीन और पाकिस्तान तब दूर थे।
जिन 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को आना था, उन्होंने 27 जनवरी को एक डिजिटल शिखर सम्मेलन किया। क्या राहुल गांधी इसे भी भूल गए हैं? बता दें कि भारत ने कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वो कोविड-19 के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। 27 जनवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी भी काफी तेज होती जा रही है राजनीतिक पार्टियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा आरएलडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भी बनी थी लड़कों की जोड़ी, लेकिन जनता ने नकार दिया। और जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को पसंद की सीट नहीं मिली है और इस वजह से वो बौखलाए हुए हैं। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था। मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। उधर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी गठबंधन में दरार की अटकलों को अपना दल ने खारिज कर दिया है। अपना दल के महासचिव पंकज निरंजन पटेल ने कहा कि वो अखिलेश यादव का फैसला मानेंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीटों का फैसला भी अखिलेश यादव ही करेंगे। दरअसल 7 सीटों पर अपना दल ने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। बाद में सपा की तरफ से कुछ सीटों पर बदलाव की बात सामने आई है और जिसके बाद अपना दल ने जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, वो 7 सीटें भी सपा को दे दी और कहा कि आप ही फैसला लें। सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि पल्लवी पटेल वहां से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अपना दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दल हमारा, उम्मीदवार हमारा, तो उम्मीदवार की घोषणा भी हमें ही करनी चाहिए। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पहली रैली की है। आगरा की रैली में उन्होंने सपा, कांग्रेस, बीजेपी को तो घेरा ही, मीडिया पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि ओपिनियन पोल गलत दिखाते हैं और बीएसपी नंबर 1 पार्टी बनेगी। आखिरकार बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यूपी चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया। बताया कि न मीडिया के फैलाए झूठ पर भरोसा करें और न ही चुनाव सर्वे पर। पिछले लगभग 1 साल से मैं लखनऊ में ही रहकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के कार्य में लग गई थी। चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए मायावती ने आगरा सीट चुनी, जिसे यूपी में दलितों की राजधानी कहते हैं। 50 लाख की आबादी वाले आगरा में 15% दलित आबादी है, यानी करीब 7.5 लाख वोट। हालांकि इसके बावजूद बसपा के लिए यहाँ चुनौती आसान नहीं है। 2007 में बीएसपी ने यहाँ की 9 में से 7 सीटें जीती। 2012 में उसे 6 सीटें मिली, लेकिन 2017 की सारी सीटें बीजेपी ले गई। और इस बार भी बीएसपी खासी देर से प्रचार में उतरी है। हालांकि मायावती कहती हैं वो उम्मीदवारों और रणनीति को अंतिम शक्ल देने में लगी थी। रैली में आए मायावती के समर्थक कहते हैं कि पिछली बार उन्हें बीजेपी ने धोखा दिया। बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, जितने भी थे बिल्कुल इतने शांतिपूर्वक अपना धंधा व्यापार सब चला रहे थे। और इस सरकार ने तो इतनी अत कर दी है कि जो धंधे व्यापार है वो बिल्कुल ही चौपट हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर था बहन जी की सरकार में। गरीब तबका का आदमी व्यक्ति जाता था थाने में, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती थी। आज तो लिखी नहीं जाती है।
बीजेपी ने आगरा के दलित वोटों को ध्यान में रखते हुए आगरा ग्रामीण क्षेत्र से बेबी रानी मौर्य को उतारा है। यहाँ पर पूरी 9 की 9 सीटों पर जीती थी और इस बार वो जीतेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बेबी रानी मौर्य जो है वो आगरा ग्रामीण की सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। जाटव कम्युनिटी से आती हैं जो कि बीएसपी का एक बड़ा और कोर वोट बैंक माना जाता है। तो जो टक्कर है वो तो कांटे की है, पर लोग यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों की बातें कर रहे हैं। आगरा से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रेलवे में नौकरियों को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि लाखों पदों पर भर्ती होगी, लेकिन हकीकत में पिछले 5 सालों में रेलवे ने कई पद सरेंडर कर दिए हैं। 2014 में सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ता यानी रेलवे ने ही हर साल कई पद खत्म कर दिए हैं। अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। गवर्नमेंट हम लोग को भीख नहीं दे रही है, मेहनत करके हम लोग ने मार्क्स लाया था, अपना मन से गलत क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन काट दिया गया। हम लोग 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 19 में फॉर्म डालते हैं, 20 गया, 21 गया, 22 में आकर के बोला 2 एग्जाम लेंगे। क्या हम लोग आदमी नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद में और बिहार सरकार ने पटना में लाठीचार्ज किया है छात्रों के ऊपर, रोजगार मांग रहे छात्रों के ऊपर। ये बहुत ही निंदनीय है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हुक्मरानी एक फैसला है जिसको निरस्त करने की मांग चल रही है और तमाम तरह की धांधली हुई है, उसको लेकर तमाम छात्रों ने विरोध किया है। माता पिता से बहुत मन करता, लेकिन क्या बताए सर, गाँव में जाता है ना तो दिया दर कहता है क्या कि कहता है कि इतना दिन से रहता है अभी तक जॉब नहीं हो रहा। क्या करता वहाँ पटना में तैयारी क्या चीज़ का खाली घूमता रहता होगा, लेकिन जिसका पापा मम्मी है वही समझता है कि बेटा को कैसे पढ़ाई भेजते हैं। और वो समझता है कि अभी जब से मोदी का सरकार बना तब से वैकेंसी नहीं आ रहा है। सड़क पर संसद में हंगामा। पहले तो निकाला गया, भर्ती निकाली गई, परीक्षा बहुत विलंब से कराई गई और जो रिजल्ट आया है मान्यवर, वो जरूर माननीय मंत्री जी को उसकी जांच करानी चाहिए। एक एक रोल नंबर कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला। सर, इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो इसलिए मान्यवर उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए। प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ और सर वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे सर। उनको घरों में घुस के मारा गया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी आरआरबी एनटीपीसी ने 35,000 पद निकाले। 2019 में आवेदन मांगे गए। बताया गया कि 1.25 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन भर दिया है। यानी रोजगार के मामले में सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे दिया। एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी नौकरियां घट रही हैं। अकेले भोपाल डिवीजन में 2016-17 में स्वीकृत पद 18,717 थे, जो 2020-21 में घटकर 17,998 हो गए। पिछले 5 सालों में रेलवे ने 1402 पद सरेंडर कर दिए, 683 नए पद आए, यानी अकेले भोपाल डिवीजन में 719 पद कम हो गए। पूरे नॉर्दर्न रेलवे में पिछले 5 साल में 18,011 पद सरेंडर कर दिए गए। नए पद आए 12,881, यानी 5,130 पद कम हो गए। जबकि ग्रुप सी में स्वीकृत पद 1,14,065 हैं, खाली पद हैं 28,550। ग्रुप डी में स्वीकृत पद हैं 53,770, खाली पद हैं 8,886। रेलवे से ये जानने की जिज्ञासा थी कि वर्तमान में रेलवे की वैकेंसी पोजीशन क्या है।
साल दर साल रेलवे में कुल कितने पद सृजित हुए हैं एवं कुल कितनी पोस्ट सरेंडर हुई है। इस पर रेलवे के सबसे बड़े जोन में से एक नॉर्दर्न रेलवे और दूसरा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन से जो जानकारी आरटीआई में मिली है वह आपके सामने। ये शायद लोगों को अभी पता चला हो, लेकिन हम सबको ये पता था कि धीरे धीरे करके इस एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया गया था और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। जहां आप पोस्ट विड्रॉ कर रहे थे तो रोजगार सृजन कहां से होगा। अभी जब आपने विजुअल्स देखे होंगे जो यंग बच्चे नौकरी के लिए उन पर लाठियां गोले बरसाए जा रहे थे, किस बात को इंगित करता है? अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने को लेकर के सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। नहीं, लेकिन जब नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर पद क्यों सरेंडर कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये एक तरीका है पद सरेंडर करना, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन के नाम पर बेचना। बाजार के समक्ष हमारी पूरी की पूरी सरकार आत्मसमर्पण कर चुकी है और उसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियां इस मुल्क में भुगतेंगी, क्योंकि इनको तो मतलब नहीं है। 5 साल बाद निकल चलेंगे, कहेंगे झोला उठा के हम जा रहे हैं। लेकिन देश का जो एक चरित्र होता है ना, एक जो अब तक हमने विकसित किया था, इसको छत विच्छत करके रख दिया है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर, नौकरी की बात कर रहे हैं और लगातार नॉर्दर्न रेलवे में भी हर जगह सरेंडर किए जा रहे हैं। आप अगर इसकी पड़ताल करेंगे ना, नॉर्दर्न हो, सदर्न हो, वेस्टर्न हो, साउथ ईस्टर्न हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, फ्रंटियर हो, आपको हर जगह ये चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये अनायास नहीं हो रही है। एक प्रक्रिया के तहत बहुत सिस्टमैटिकली प्रणालीगत तरीके से ये इसको अंजाम दिया जा रहा है। और आप देखिए ना, ट्रैक, रेल, सब कुछ औने पौने दाम में निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जिन चीजों को संचित करने में सैकड़ों बरस लगे, दशकों का खर्च है, दशकों का खून पसीना संसाधन है, आप उसको औने पौने दाम में बेच रहे हैं। CMIEE के आंकड़े कहते हैं कि सितंबर से दिसंबर 2021 के बीच देश में कुल बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख रही। 2020 के लॉकडाउन में देश में कुल 2 करोड़ 93 लाख बेरोजगार थे। वैसे फिलहाल 1 करोड़ 24 लाख बेरोजगार ऐसे भी हैं जो थककर काम की तलाश छोड़ चुके हैं, यानी उन्हें भी जोड़ दें तो बेरोजगारों का आंकड़ा 4 करोड़ 27 लाख हो जाता है। जब पद पूरे नहीं भरे हैं तो अंजाम भी आपको भुगतना है, क्योंकि रेलवे की क्षमता प्रभावित होना तो तय है। शायद इसी वजह से अप्रैल से दिसंबर 2021 तक 41,483 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें देर से चली। मेंटेनेंस के नाम पर 35,000 ट्रेनें रद्द हो गई। As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. एक और बात, भले ही सरकार ने 3 सालों में 2 वंदे भारत ट्रेनें चलाई हों, लेकिन अब लक्ष्य है 400 वंदे भारत ट्रेनों का। अच्छे विचार हैं। काश मंत्राणी जी गरीब जनता के लिए ट्रेनों का एक और आंकड़ा देख लेती, क्योंकि पिछले 9 महीनों में रिकॉर्ड 76,12,427 PNR यानी कुल 1 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों के टिकट ऑटो कैंसिल हो गए, क्योंकि चार्ट बनाते समय सीट कंफर्म नहीं हुआ था। यह आंकड़ा बताता है कि व्यस्त मार्गों पर ट्रेनों की कितनी कमी है। हर बार ट्रेन की टिकट के पीछे जब मैं पढ़ता था तो खुद पर गुस्सा आता था कि हम यात्रा व्यय का कितना कम वहन करते हैं। ट्रेन लेट होती थी तो गुस्सा रेल पर आता था कि क्या वो इस पैसों के लायक भी है। आज नौजवान रेल पर गुस्सा निकाल रहे हैं। तरीका गैर वाजिब है, लेकिन जरा सोचिए क्या गुस्सा भी गैर वाजिब है? जहां सरकार पकोड़े तलने को स्वरोजगार माने, उसे वाजिब माने, लेकिन 2 सालों में करोड़ों उम्मीदवारों के गुस्से को गैर वाजिब। आखिर ये आपका ही तो रिपोर्ट कार्ड है सरकार, जहां सालों में करोड़ों लोगों को, करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन सालों में करोड़ों बेरोजगार जरूर हो गए। नई दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन और हिमांशु शेखर मिश्रा और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
आजकल लोगों को इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, ये सवाल अब बार बार उठाया जाता है क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार रात रोड रेज की एक मामूली सी घटना के बाद दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 राहगीर समेत 3 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। ये नजारा सोमवार रात 9 बजे का है। लाल किले के पास पहले कुछ लोगों में झगड़ा हुआ, फिर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, बिना ये देखे कि गोलियां किसे लग रही हैं। इस फायरिंग में 2 राहगीरों समेत 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग इस तरह हुई कि दुकानों के शटर पर भी गोली के निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल 32 साल का शाहिद अपनी पत्नी के साथ लौट रहा था, तभी लाल किले के पास अंगूरी बाग इलाके में उसकी स्कूटी दूसरी तरफ से आ रही एक स्कूटी से टकरा गई। शाहिद ने टक्कर मारने वालों से नुकसान की भरपाई करने को कहा और यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। मामला सेटल हो गया था कि मतलब चलो मैं आपकी गाड़ी जो है सही करा दूंगा या जो पैसे बनेंगे वो दे दूंगा। तो उसके बाद जो 10-15 मिनट बाद जो बंदे स्कूटी पे आते हैं, उन्होंने जो जिससे मेरी टक्कर हुई थी उसने ये बताया कि भाई ये बंदा है। तो उसने आते ही मेरे मुंह पे वार करा, थप्पड़ मारा मतलब मेरे मुंह पे उसने। उसके बाद उनसे झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई। उसके बाद जैसे हमने उन्हें लेके चले आगे की तरफ थोड़ी सी, तो उन्होंने पीछे से एक हवा में फायर करा और एक मेरे भाई आबिद के लगी, एक निक्कू के लगी, एक लड़का और है उसके लगी। झगड़े के बीच शाहिद ने अपने परिवार के लोगों और अपने भाई आबिद को बुला लिया। दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोगों ने फोन करके अपने दोस्तों को बुला लिया। 2-3 बाइक पर आए दोस्तों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आबिद और 2 राहगीरों अमन और दिलफराज को गोली लग गई। शाहिद के मुताबिक उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटी सी बात इतनी बढ़ जाएगी। किसी बंदे से अगर गाड़ी टकरा जाती है तो वो कहता है भाई गलती हो गई, सॉरी। अब वो तो उस तरीके की कोई बात ही नहीं थी, फुल अपनी अकड़ के अंदर थे वो। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों शादाब, फरीद और शाहवाज को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी बाइक और पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी सीलमपुर के हैं। गोली चलाने वाला शादाब है। जो 3 लोग पकड़े हैं उनमें से एक शहजादा फरीद, एक शादाब जिसने की गोली चलाई थी और एक शाहबाज एलियास बादशाह है। इन तीनों लड़कों से ये कट्टा भी बरामद हुआ है और साथ में जो 2 स्कूटी ये लेकर आए थे वो दोनों भी पुलिस ने बरामद कर दिए, साथ में इनका मोबाइल जिससे कि कॉल करके इन्होंने बुलाया गया था। आगे टीमें हमारी तैयार हैं और रेड पे गई हुई हैं जो बाकी इनके जो एसोसिएट है उनको पकड़ने के लिए। रोड रेज के इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी पकड़ लिए हैं और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं शाहिद के भाई आबिद की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन शाहिद को इस बात का अंदाजा शायद बिल्कुल नहीं था कि छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेगी और जिसमें 3 लोग गोली लगने से घायल हो जाएंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में छात्रों को क्या कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, इसका उदाहरण आपको दिखाते हैं। मोतिहारी में छात्र जनरेटर और गाड़ियों की लाइट के सहारे इंटरमीडिएट का इम्तिहान देते नजर आए। दरअसल महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में दूसरी पाली के इम्तिहान होने थे, मगर छात्रों को प्रश्न पत्र 4:30 बजे तक नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने हंगामा किया। सदर एसडीओ, डीएसपी सहित 3 थानों की पुलिस वहां पहुंची, तब जाकर हालात काबू में आए। जब परीक्षा शुरू हो सकी तब तक अंधेरा हो चुका था। ऐसे में गाड़ियों की लाइट जलाकर और जनरेटर के सहारे परीक्षा दी छात्रों ने। मोदी जी से आप बिहार को। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ। तो दरअसल समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन जो है उसमें दरार की अटकलें आने लगी। इसको अब अपना दल कमेरावादी ने खारिज कर दिया है। अपना दल कमेरावादी के महासचिव पंकज निरंजन पटेल ने कहा कि वे अखिलेश यादव का फैसला मानेंगे और उन्हें जिताने का काम भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीटों का फैसला भी अखिलेश यादव ही करेंगे। दरअसल 7 सीटों पर अपना दल कमेरावादी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ सीटों पर बदलाव की बातें सामने आई, जिसके बाद अपना दल कमेरावादी ने जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे वो 7 सीटों
सीटें भी समाजवादी पार्टी को दे दी और कहा कि आप ही फैसला लें। सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि पल्लवी पटेल वहां से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दल हमारा है, उम्मीदवार हमारा, तो उम्मीदवार की घोषणा भी हमें ही करनी चाहिए। अपना दल कमेरावादी के महासचिव पंकज निरंजन पटेल से बात की है हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच गठबंधन को लेकर कुछ असहजता की बात आज अचानक शाम को सामने आई। तो क्या है वो असहजता, क्यों इस तरीके की बातें मीडिया में ज्यादा चली, बहुत तेजी से उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी आई। तो हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी, हम उनसे सीधे सवाल पूछते हैं कि सर ये किस तरीके की बातें और क्यों आई? नहीं, देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ मुद्दों को लेकर साथ हुए और हमको बड़ी खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव जी भी उस वर्ग की उन चीजों की जरूरतों और उनके दुख दर्दों को महसूस करते हैं और इस लड़ाई में पूरी मजबूती से वो साथ भी हैं। तो जो तय हुआ कि हमारे हक अधिकार में हमें जहां लड़ना है, रणनीतिक तौर पर जो तय हुआ, उसमें अभी हमें लगा कि चूंकि अब समाजवादी पार्टी परिवार और बढ़ गया है, व्यापक जन समर्थन और लोकप्रियता के कारण निरंतर लोग वहां पर बहुत हैं, एक तरह का ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमको ऐसा लगा कि उन सीटों पर और भी कुछ लोगों की वजह से कुछ असहजता है। तो हमने अपनी तरफ से ये तय किया कि हमारी वजह से किसी भी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई महत्वपूर्ण है, वो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमारी ये सामूहिकता बनी हुई है। तो ये सामूहिकता खंडित ना हो, ताकि हमारे बारे में और सम्मानीय अखिलेश यादव जी के बारे में ये जो परसेप्शन बना है कि वो अब जाति से जमात जोड़कर और सबको साथ लेकर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए। इसलिए हमने अपनी तरफ से जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हमको ये कह रहे थे कि वो असहज हैं और परेशान हैं, हमने उनसे कहा कि हम अपनी तरफ से ये अपने अधिकार की सारी सीटें आपको वापस करते हैं। आप जिन भी सीटों पर अब आपको सुविधा हो, जहां आप बताएंगे वहां हम लड़ लेंगे, और अगर एक भी सीट आपके पास ऐसी कोई सहजता वाली नहीं है तो हम बगैर चुनाव लड़े इस लड़ाई को आपके साथ मिलकर लड़ते ही रहेंगे। और क्या है ये पूरी खींचतान, इस पर चर्चा करने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो लगातार उत्तर प्रदेश चुनावों पर नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, सवाल ये उठता है कि ये खींचतान की खबरें जो आई उसके बाद तो ये अफवाह भी उड़ने लग गई थी, ये खबरें भी उड़ने लग गई थी कि शायद गठबंधन अब हो ही ना, लेकिन अब लग रहा है कि अपना दल कमेरावादी इसमें कहीं ना कहीं एक समझौता करने को तैयार हो गया है। देखिए, समझौता करने को तैयार तो हो गए हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पल्लवी पटेल जो पार्टी में है, जिनको टिकट दिया सिराथू से समाजवादी पार्टी ने, वो आकर के खुल के सामने क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो पंकज निरंजन पटेल हैं वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और पल्लवी पटेल के पति हैं। कृष्णा पटेल जो कि अपना दल कमेरावादी के प्रमुख हैं, वो सामने आकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों पंकज निरंजन पटेल को आगे करके बुलाया जा रहा है। देखिए, 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने प्रॉमिस की थी। कल समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दी कि पल्लवी पटेल जो अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है, वो केशव मौर्य के खिलाफ सिराथू सीट से लड़ेंगी और सिंबल होगा समाजवादी पार्टी का। ये कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी को स्वीकार नहीं है। अपना दल कमेरावादी को लगता है कि उनके सिंबल पर, जो कमेरावादी का सिंबल है, उस पर चुनाव लड़ा जाए और सीटों का ऐलान अपना दल कमेरावादी करे, ना कि समाजवादी पार्टी करे। ये हो सकता है कि सिंबल पर चुनाव लड़ जाए पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के, लेकिन इसका ऐलान भी अपना दल कमेरावादी को करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल का ऐलान कर दिया लिस्ट में, तो अपना दल कमेरावादी को लगता है कि इस पूरे गठबंधन में ये संदेश जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं में कि वो इस गठबंधन में थोड़ा नीचे हैं, समाजवादी पार्टी उनको उतना सम्मान नहीं दे रही है। देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स है। कल खबर आई दिल्ली से, तमाम बीजेपी के हलकों से ये कहा जाने लग गया हम पत्रकारों को कि आप देखिए बनारस में पल्लवी पटेल गठबंधन तोड़ रही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। अंजलि, जिस तरीके से पंकज निरंजन पटेल बोल रहे हैं कि आप हमारे हिस्से की सारी सीटें ले लीजिए, फिर हमें आपको लगता है कि दे दीजिए या नहीं दीजिए, तरीके की गोल गोल घुमा रहे हैं। ये अखिलेश यादव के साथ एक हार्ड बार्गेन
यानी एक किस तरीके से और सीटें ले ली जाएं या अपनी कई बातें मनवा ली जाएं, उसकी ये प्रेशर टैक्टिक्स है। यही वजह है कि पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल आकर के खुद कुछ नहीं बोल रही हैं। कृष्णा पटेल अनुप्रिया पटेल की मां है, पल्लवी पटेल की मां है। हम सब जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल है भारतीय जनता पार्टी के साथ और कृष्णा पटेल का जो अपना दल कमेरावादी है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो हो सकता है कि आज दोपहर तक पल्लवी पटेल सामने आए और ये साफ करें कि वो वाकई में चुनाव लड़ेंगी केशव मौर्य के खिलाफ या नहीं लड़ेंगी। इसको लेकर के अब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। अंजलि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस सब के बीच आज केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन भरने वाले हैं और यहां उनके खिलाफ कौन लड़ेगा, इस पर ही अब तक बादल छाए हुए हैं। Co-presented by Pratik Group, creating landmarks, setting benchmarks. Co-powered by Goldi Garam Masala, Goldi Masale, जहां जाएं रिश्ते बनाएं. Century Ply, आग से बचाए. और Kia Carens, it's from a different world. के प्रायोजक हैं Housing.com, यहां सर्च खत्म करो. और Digene, Doctors No. 1, Prescribed Antacid. और अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। 1988 के रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। 1988 के इस मामले में सिद्धू और उनके दोस्त निचली अदालत से बरी हो गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उन्हें बस 1000 रुपए के जुर्माने पर छोड़ दिया गया था। इसके लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, ये मामला क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी देखिए, ये 1988 का एक रोड रेज का मामला है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू आरोपी थे और बाद में उनको दोषी करार दिया गया। गुरनाम सिंह नाम के व्यक्ति की पटियाला में मौत हो गई थी। पार्किंग को लेकर ये झगड़ा था और सिद्धू ने उनकी पिटाई की थी और इसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने यानी पटियाला पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया था। इसके बाद जब जो परिजन हैं गुरनाम सिंह के, वो मामले को लेकर हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और 2006 में फैसला सुनाया कि ये 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाया और वक्त दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लें। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को 2018 अप्रैल में 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर सजा के साथ छोड़ दिया। हालांकि उनको दोषी जरूर करार दिया, लेकिन मामूली चोट पहुंचाने की जो धारा है आईपीसी 323 उसके तहत दोषी ठहराया और कहा कि क्योंकि आरोपी की यानी नवजोत सिंह सिद्धू की गुरनाम सिंह के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पुरानी रंजिश नहीं थी, इरादा नवजोत सिंह सिद्धू का नहीं था कि उनको ज्यादा चोट पहुंचाए, ये तमाम चीज, और ना कोई हथियार का इस्तेमाल उन्होंने किया था, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रखी और मैक्सिमम उसमें सजा 1 साल या 1000 रुपए का जुर्माना थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया, ये कहते हुए कि 30 साल पुरानी घटना है, अब इसमें आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन दोबारा परिजन इस मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया कि वो उनकी कन्विक्शन तो बरकरार रखी, यानी दोषी तो रहेंगे, लेकिन सजा 1000 रुपए जुर्माना ही रहे या फिर जेल की सजा भी दी जाए, इस पर पुनर्विचार करने का फैसला कर लिया था। और अब करीब 3.5 साल बाद जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, बिल्कुल आ गए हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि 3:30 बजे उनके मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या उनको जेल की सजा भी दी जाए। हालांकि अधिकतम सजा इन धाराओं में सिर्फ 1 साल है, तो उनको अयोग्य करार होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक बड़ा सेटबैक हो सकता है सिद्धू के लिए। सबकी नजर पंजाब की राजनीति में आज नवजोत। एनडीटीवी बीप्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं चमकती आंखों वाला एक समुद्री जीव जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्राजील के समुद्र तट पर ये वीडियो शूट किया गया है जिसमें एक मछुआरे के पीछे समंदर में एक चमकती आंखों वाला जीव तेजी से दौड़ता हुआ लगता है और ये एक वायरल वीडियो है।
अब आपको दिखाते हैं बहादुरी का एक वीडियो। रूस के मॉस्को में बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। बिल्डिंग के 9वीं मंजिल पर आग में एक बच्ची फंस गई, लेकिन तभी 2 लड़कों ने बहादुरी दिखाते हुए जलती हुई बिल्डिंग से उस बच्ची को बचा लिया। एक फरवरी को बजट आते ही मीम्स की बाढ़ भी आ गई और इस बार मीम्स छातों और हीरों के ऊपर बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छातों पर कस्टम ड्यूटी को 20% तक बढ़ा दिया गया, जबकि हीरो पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। बजट में कई कमोडिटीज की कस्टम्स ड्यूटी चेंज हुई, जिसके चलते अम्ब्रेलास पर कस्टम्स ड्यूटी 20% की हो गई है, व्हिच मींस दे विल गेट मोर एक्सपेंसिव। और डायमंड्स और जेमस्टोन्स होंगे सस्ते, क्योंकि उस पर ड्यूटी इज रिड्यूस टू 5%। अब इसकी वजह से इंटरनेट पर शुरू हो गया मीम फेस्ट। वन यूजर रोट, डायमंड हुआ सस्ता और अम्ब्रेला महंगा, क्योंकि बारिश तो कभी कभी आती है एंड डायमंड्स आर फॉरएवर। देयर इज मोर, इट्स रेनिंग जुमलास। One woman wrote, "Oh Nirmala, come under my umbrella." Few declared it as the budget for the riches, and then came the middle class memes. बजट में अनाउंस हुआ कि इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट्स विल बी टैक्स्ड एट 30%। तो क्रिप्टो मीम्स कैसे पीछे रहते? By the way, you can share your budget one-liners in the comment section. Arun Singh for NDTV. अब आप देखिए ट्रक में लगी भीषण आग का एक वीडियो, और वो भी चलता हुआ ट्रक। इस वीडियो में पुआल से भरे एक ट्रक में आग लग गई और आग लगते ही ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रक से कूद गया और भीड़भाड़ वाली जगह से ट्रक को कैसे बाहर निकाला गया, देखिए इस वीडियो में। मुंबई सीलिंग पर लड़कों को कार में स्टंट करना भारी पड़ गया। सीलिंग पर कार की बोनेट पर बैठकर कुछ लड़के स्टंट कर रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना दिया और पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया। एयर इंडिया 69 साल बाद एक बार फिर टाटा ग्रुप को मिल गई है। इस मौके पर एयर इंडिया के यात्रियों के लिए रतन टाटा ने स्पेशल मैसेज भेजा। इस मैसेज के जरिए उन्होंने फ्लाइट में यात्रियों का स्वागत किया। The Tata Group welcomes Air India's new customers.
Tata Group welcomes Air India's new customers and is excited to work together to make Air India the airline of choice in terms of passenger comfort and service. नमक आपके खाने के स्वाद पर बहुत असर डालता है, लेकिन नमक ज्यादा होने से इंदौर के एक होटल में तोड़फोड़ तक हो गई। होटल के मालिक ने जब एक ग्रुप से जो वहां पर खाना खाने आए थे, एक समूह लोगों का, उससे पैसे मांगे तो पहले उन्होंने वहां तोड़फोड़ की और खाने में नमक ज्यादा होने की भी शिकायत की। और अब एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सी हैं आज की टॉप 5 खबरें, जिनके लिए आप YouTube चैनल पर जाकर वोट भी कर सकते हैं। पहली खबर कि राहुल गांधी ने संसद में कहा कि सरकार ने अमीर और गरीब दो ऐसे हिंदुस्तान बना दिए जिनके बीच में काफी फर्क आ गया है। इसके अलावा चुनाव के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सिर पर तलवार लटक गई है, क्योंकि उनके पुराने केस में अब एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी से में सब कुछ ठीक है, ये हमारी तीसरी खबर है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं चौथी खबर है अदिति सिंह की, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। वो कह रही है कि उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं प्रियंका गांधी। उन्होंने लगातार ये आरोप लगाए हैं उनके पति के साथ भेदभाव हो रहा है। वहीं अब अरुणाचल की खबर जो रही थी कि एक शख्स को, एक युवा को चीनी सैनिक ले गए थे और उसकी रिहाई के बाद उसने अपनी खौफनाक आप बीती सुनाई है। ये हमारी 5वीं खबर है। जो आपको पसंद हो उसके लिए आप वोट कर सकते हैं। तो भूलिए मत, इन खबरों को आप जिनको विस्तार से देखना चाहते हैं उनके लिए वोट कीजिए और लगातार हमारी नजर बनी रहेगी चुनावों की खबरों पर। फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक।